हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि मेरे प्रिय स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैं आप लोगों को 12वीं क्लास की पार्ट 1 यानी पहली किताब के बारे में बता रहा हूं, जिसे हम लोग प्राचीन इतिहास के नाम से भी जानते हैं। और इस प्राचीन इतिहास में कुल 4 चैप्टर है, जिसमें से अभी तक मैंने आप लोगों को 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। जो पहला चैप्टर ईंट मनके और अस्थियां हैं, तो वहीं दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर की बात की गई है। और तीसरा चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो आज संभवतः इस लास्ट वीडियो के माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चौथा चैप्टर की बात करेंगे और फिर से हम इस बुक को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने का पहले प्रयास करेंगे। उसके बाद इस बुक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका यह अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट धीरे धीरे प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इसमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आगे प्रमोट हो। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हम लोग तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, और इस तीसरे चैप्टर के अंतर्गत, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, हमने कई सारे चीज़ों के बारे में चर्चा की। जैसे हमने महाभारत एक समालोचनात्मक संस्करण की बात की, बंधुत्व और विवाह के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, परिवार के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। साथ ही साथ हम लोगों ने प्रीतवंशिता व्यवस्था के बारे में पढ़ा, विवाह के नियम के बारे में पढ़ा, स्त्री के गोत्र की चर्चा की, और साथ ही साथ क्या माताओं की महत्वपूर्ण स्थान थी या नहीं, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसके अलावा सामाजिक विषमताएं, उचित जीविका के बारे में कि कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को जीविका मिली थी। फिर अक्षत्रिय राजा, यानी क्या राजा क्षत्रिय ही केवल बन सकता है या अक्षत्रिय भी राजा हो सकता है। जाति और सामाजिक गतिशीलता के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। साथ ही साथ 4 वर्णों के परे एकीकरण, 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष की कहानी, और जन्म से परे यानी जन्म के बाद से कहानी को जो पढ़ा हमने, संसाधन और प्रतिष्ठा, वर्ग और संपत्ति का अधिकार, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष का भिन्न भिन्न अधिकार, सामाजिक विषमताओं की व्याख्या इत्यादि के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों, जो अब आज इस लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, वो है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम लोग भाषा और विषय वस्तु, लेखक और तिथि, और साथ ही पढ़ेंगे सदृशता की खोज और एक गतिशील ग्रंथ महाभारत के बारे में। ये 5-6 ऐसे पॉइंट्स है जिसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, और यहाँ से कुल मिलाकर के एक क्वेश्चंस लॉन्ग लिखने को बनता है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट्स हमारा है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, और मैंने आपको हड़प्पा हो या फिर दूसरा चैप्टर हो या तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने एक बार आपको शुरू में ही चर्चा किया था कि जब भी हम किसी चीज़ का इतिहास लिखते हैं, यानी प्राचीन भारत में किसी कालखंड का जब हम इतिहास लिखते हैं, तो वहाँ पे हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो पुरातात्विक चीज़ों का, जब वहाँ का साहित्य पढ़ा नहीं गया हो, और एक साहित्यिक चीज़ों का, जब ऑलरेडी साहित्य पढ़ लिया गया हो। तो दोनों स्तर पे इस्तेमाल करते हैं, साहित्य का भी इस्तेमाल करते हैं और पुरातात्विक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बात बेटा मेरा समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी कभी साहित्यिक स्रोतों का जब इस्तेमाल किया जाता है, तो इतिहासकार उसे बड़ी सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज़ें इतिहास में लिखी गई है, जो साहित्य में लिखा गया है, वो साहित्य उस समय की विषय वस्तु के बारे में जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसकी बड़ी बारीकी से इतिहासकार अध्ययन करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं
कि अगर मैं 4 किताबें उठाता हूँ और 4 किताबों के बारे में मैं बात करता हूँ तो चारों किताबें अलग अलग चीज़ों की वर्णन करते हैं। है तो एक ही कालखंड के, लेकिन ये चारों किताबें अलग अलग चीज़ों का वर्णन करते हैं। जैसे अगर हम एक अर्थशास्त्र किताब है जिसको चाणक्य ने लिखा था, अगर उसकी हम बात करें इसी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी के बीच की, मैं थोड़ी सी कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर हम आ जाएंगे पॉइंट पे। तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र केवल और केवल राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अब उससे हम सोचें कि वहाँ के समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें या वहाँ के अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें राजनीति के अलावा, तो क्या मिल पाएगा? नहीं। तो वहाँ इतिहासकार जब इतिहास लेखन की बात करते हैं तो वहाँ पे राजनीति की जगह पे अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं। और दूसरी किताब इंडिका की बात करें तो इंडिका केवल किसकी जानकारी देता है? वो देता है प्रशासन के बारे में। मौर्य काल का वो भी एक महत्वपूर्ण किताब है, मेगास्थनीज ने लिखा था, लेकिन वो किसके बारे में जानकारी देता है? प्रशासन के बारे में, वहाँ के राजनीति के बारे में जानकारी देता है। तो क्या उससे हम समाज के बारे में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हम महाभारत की बात करें तो क्या महाभारत राजनीति की बात करता है, प्रशासन की बात करता है? ये उस समय के समाज के बारे में बताता है, इन चीज़ों के बारे में बताता उतना नहीं बता पाता है, समाज के प्रारंभिक समाज के बारे में दर्शाता है। अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो उस बौद्ध ग्रंथ में कहीं पर भी राजनीति और अर्थशास्त्र की व्याख्या नहीं की गई है, केवल और केवल किसकी व्याख्या की गई है? तो उसमें समाज के बारे में, समाज के आईना को दिखाने का प्रयास किया गया। इसी तरह से धर्म सूत्र हो या मनुस्मृति हो या अन्य धार्मिक किताबें हों, इनमें समाज के बारे में बताया गया, यानी वो 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में समाज को दर्शाता है। तो अब बताइए कि जब हम 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में सामाजिक इतिहास को लिखने की बात करते हैं, सामाजिक तौर पे इतिहास की बात करते हैं, तो हम ऐसे चीज़ों में बड़ी सावधानी से उन लेखकों का प्रयोग करते हैं, यानी उन साहित्यों का प्रयोग करता है इतिहासकार जो उस समय के विषय वस्तु के बारे में प्रस्तुत जानकारी देता है, सटीक को जवाब देता है। तो ऐसे में हम जब 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में हम प्रारंभिक समाज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे लिए महाभारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ उभर कर सामने आता है, जिससे इतिहासकार क्या करते हैं? साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसी से साहित्य के बारे में जानकारी, इसी साहित्य से यानी महाभारत से ही वहाँ के समय के, उस समय के समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी कि जब हम इतिहासकार कोई किसी कालखंड के बारे में व्याख्या करता है तो कितनी सावधानी पूर्वक चीज़ों को ध्यान में रखता है। इसके अलावा जब उस समय की किताब जब वो ले लेता है और एग्जैक्ट पता चलता है कि यही किताब है जो उस समय के समाज के बारे में बताता है, तो उसके बाद वो उस समय के वो भाषा पर देता है कि क्या ये भाषा उस समय प्रचलित थी, तब तो उस भाषा के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया था। उस कालखंड को देखता है कि क्या उसी कालखंड में ये इतिहास लिखा गया था, क्या इस इतिहास के लिखने का प्रकार क्या था, इस विषय वस्तु का ग्रंथ कैसी थी। इन सारे चीज़ों पर इतिहासकार क्या करता है? बारीकी से अध्ययन करता है। उसके बाद उस किताब का या उस ग्रंथ का उस समय के इतिहास को लिखने के लिए प्रयोग में लाता है। आगे बात मेरे समझ में दोस्तों, बड़ी बारीकी से मार्केबल मैंने आपको चीज़ बताने का प्रयास किया कि हर किताब हर समय की बात को नहीं बता सकता। सामाजिक दशा की किताब सामाजिक के ही बारे में बताएगा, इतिहास राजनीति के बारे में नहीं। और जो राजनीति पर आधारित किताब होगी वो राजनीति को ही बताएगी, कभी वहाँ के अर्थव्यवस्था को नहीं। तो अब हम जब 600 से लेकर 600 एडी के बीच की बात कर रहे हैं तो इस समय महाभारत एक ऐसी ग्रंथ है जो उस समय के समाज के बारे में बताने का प्रयास करता है। और कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं और कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्मसूत्र है या मनुस्मृति है। तो हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इतिहासकार जो है वो महाभारत की बात करने जा रहा है। तो देखिए क्या बात हो रही है इतिहासकार और महाभारत की। कह रहा है कि इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं, कई मुद्दों पर विचार करते हैं, कई क्षेत्र पर विचार करते हैं कि क्या वास्तव में ये हर क्षेत्र को परिपूर्ण कर रहा है। जैसे ग्रंथ की भाषा पर ध्यान देना कि क्या वो भाषा उस समय की प्रचलित है या नहीं। उस कालखंड की बात करना कि अगर हम बात कर रहे हैं 600 बीसी से 600 एडी के बीच में, क्या ये किताब इसी के बीच में लिखी गई है? ऐसा तो नहीं है कि 1500 बीसी में किताब लिखी गई हो और हम उससे जानकारी प्राप्त कर रहे हो 600 के बारे में। तो क्या बेटा जानकारी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा।
तो इस तरह से हमें काल के बारे में जानकारी रखना पड़ता है। प्रकार के बारे में कि कई बार वो किताबें कई प्रकार की चीज़ों को नॉलेज देता है। क्या समाज के बारे में जानकारी दे रहा है, क्या वहाँ की व्याख्या, वहाँ के व्याख्यान कर रहा है, सामाजिक दशा को बता रहा है। ऐसी चीज़ें ग्रंथ किसने किसने लिखा, क्या लिखा गया और किनके लिए लिखा गया इत्यादि के बारे में जानकारी जब प्राप्त करते हैं तब जाकर के उस ग्रंथ का इस्तेमाल हम इतिहास लेखन में करते हैं और हमें विश्वास होता है कि यह ग्रंथ से जो चीज़ें लिखी जाएगी वो निश्चित तौर पे उस समय के समाज के बारे में बताएगा। आपको मेरे समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इतिहास में किस तरह से लेखन का प्रयोग किया जाता है, इतिहासकार कैसे साहित्यों का प्रयोग करते हैं, बड़ी बारीकी से बड़ी महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान दे करके। उपरोक्त मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनः निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बात ना कि उपरोक्त जितने भी मुद्दा हैं वो काल समय का मुद्दा हो या फिर लेखन कला की बात हो या ग्रंथ के महत्व की बात हो या प्रकार की बात हो, इन सब की अच्छी तरह से जानकारी लेने के बाद उस विषय वस्तु का प्रयोग वो उस समय के इतिहास लिखने में करते हैं ताकि हमें जो भी लिखें तो सटीक जानकारी हमें प्राप्त हो, कोई विरोधाभासी जानकारी हमें प्राप्त ना हो। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में यह कल्पना की जा सकती है कि यह कितना जटिल कार्य था कि महाभारत से हमने उस समय के इतिहास को लिखने का प्रयास किया। हालांकि महाभारत में उस समय के समाज के हर दृश्य को दर्शाने का प्रयास किया गया है, वो संपत्ति के अधिकार की लेकर के बात हो या वर्ण व्यवस्था की बात हो या लड़ाई की बात हो या राजनीति की बात हो या प्रशासन की बात हो या प्रतिवंशिता की बात हो या जीविका की बात हो, हर चीज़ को महाभारत में दिखाने का प्रयास किया गया है और इतिहासकार वहाँ से उन चीज़ों को ढूंढ करके लाते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। हालांकि इस महाभारत में बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह दोनों की भी चर्चा की गई है। अगर एक द्रौपदी की 5 पति हैं तो इसका मतलब यह है कि उस समय में बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन था और एक पत्नी के एक पति के कई पत्नी हैं तो इसका भी प्रचलन कहीं ना कहीं इतिहास में देखने को मिलता है महाभारत जैसे ग्रंथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ में आई कि हम इतिहासकार कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बड़ी बारीकी से बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। यहाँ से अगर आपके क्वेश्चंस 2 नंबर में आते हैं तो कुछ दोस्तों ये पूरी कहानी ही लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपके सटीक नंबर मिल जाएंगे। अब बात कर रहे हैं कि भाषा और विषय वस्तु। जैसा कि हमने कहा कि इतिहासकार जब लिखते हैं इतिहास तो भाषा और उस विषय वस्तु को ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि महाकाव्य महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई है जो काफ़ी ही सरल प्रतीत होती है, बहुत आसानी से लिखा गया होता है। हालांकि आगे चलकर कई भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया गया। ये बिल्कुल सही बात है कि पहले तो संस्कृत में लिखा गया फिर आगे चलकर कई भाषा में अनुवाद किया गया। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों में बांट करके पढ़ते हैं, 2 हिस्सों में बांट करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है, मतलब कहने का मतलब कि 2 हिस्सों में बांट दिया महाभारत को। एक ऐसा कि इसमें कहानी से बताई गई हो, कहानी के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ाया गया हो, और एक सामाजिक दशा को दिखाया गया हो जो समाज में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं उसको दिखाया गया। और इस प्रकार से इतिहास लेखन में इस मतलब किताब का प्रयोग इतिहासकारों ने किया है। कह रहा है कि आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मापदंड का चित्रण किया गया कि कैसा उस समय का समाज था, समाज अपने आप को क्या दर्शाना चाहता था, समाज में कौन कौन सी घटनाएं घटती थी, उन चित्रों को उपदेशात्मक मतलब उपदेश के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। और एक आख्यान यानी व्याख्या करके बताने का प्रयास किया गया कहानी के माध्यम से। और इन 2 चीज़ों को आधार बना करके इतिहास में महाभारत की व्याख्या की गई है और महाभारत से चीज़ों का संग्रह किया गया है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने आप में एकांकी नहीं है, सही नहीं है। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया था कि इतिहास है ये, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा ही था। ठीक है दोस्तों, ये कोई खास चीज़ नहीं है। अब कह रहा है लेखक एक या कई और तिथियां। जैसे महाभारत की बात करें कहते हैं कि 45-47 साल लग गया था इतिहास को महाभारत को लिखने में। एक लंबे समय में ऐसे भी लोग कहते हैं कि 200 AD से लेकर के 200 BC से लेकर 200 AD का समय लगा, लगभग 400 वर्ष के बीच में इतिहास लिखा गया। क्या एक व्यक्ति इतने लंबे समय तक जिंदा रह करके इतिहास लिख सकता है? ऐसा नहीं।
तो उसको लिखने के लिए कई लोगों ने कई तरह की भाषाओं, कई चीज़ों का इस्तेमाल किया, अलग अलग तिथियों का इस्तेमाल किया। कई बार तो ये भी माना जाता है कि कुछ समय के बाद में भी कई बार कि महाभारत में बाद में कुछ अंशों का जोड़ करके देखा गया है या जोड़ा गया है। तो वही कह रहा है कि लेखक एक थे या कई थे और तिथियां भी अलग अलग है। कह रहा है कि महाभारत की रचना किसने की, यह एक अति संवेदनशील प्रश्न है, बहुत सोचने वाली बात है, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि इसकी रचना भाट सारथी ने की थी, जो मैंने पहले चर्चा किया है, जिन्हें सूत कहता था। ये लेके जाते थे क्षत्रियों को युद्ध क्षेत्र में और वहाँ पे युद्ध लड़ते थे क्षत्रिय और वहाँ से आते थे फिर लेकर के लिखते थे। भाट सारथी यानी वो सारथी थे, रथ को लेकर के जाते थे और लेकर के आते थे। भाट सारथी महाभारत की रचना कविताओं के रूप में की। वहीं दूसरी तरफ साहित्यिक परंपरा में इस महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास को भी माना जाता है। हालांकि बीच बीच में इस ग्रंथ में कई अंश अलग से भी जोड़े गए हैं, मतलब लगातार कंटिन्यू नहीं चला है, कुछ अलग से भी जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, अभी बात समझ में आ रही होगी। महाभारत की तिथि के बारे में तो इस तरह से लेखन कला का पता चल गया कि कई लोगों ने मिलकर के उसको लिखा है। और अगर तिथि के बारे में बात करें तो महाभारत की तिथि के बारे में ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना लगभग 200 बीसी से लेकर 200 एडी के बीच हुई थी, लेकिन इसमें कुछ अंशों को तो बाद में भी जोड़ा गया, 200 से लेकर 400 एडी के बीच में भी जोड़ा गया। तो इस तरह से देखा जाए तो 200 से 200, 400 ये या 200 ये, कितने साल हो गए, लगभग 600 साल के बीच में इतिहास को लिखा गया था। इसलिए इसकी तिथियों में थोड़ी सी हमें संशय की स्थिति को दिखता है। अब कह रहा है सदस्यता की खोज, यानी सत्य की खोज, यानी सही की खोज। क्या ये किताब में सत्य चीजें मिलती हैं? बिल्कुल। सदस्यता की खोज का आशय उस प्रामाणिकता से है जो महाभारत जैसे महाकाव्य में लिखी कथा वस्तु से संबंध रखता है। प्रामाणिकता मतलब सही है या गलत है। इसकी प्रामाणिकता और जीवंतता का उल्लेख अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से किया है कि क्या वास्तव में इस महाभारत का उल्लेख उतना ही मतलब महत्वपूर्ण है जितना पहले था और आज भी है, जिसमें मेरठ जिले के पास हस्तिनापुर गांव का एक महत्वपूर्ण योगदान है। हस्तिनापुर महाभारत में हम लोग पढ़ते हैं और उसकी जानकारी हमें आज मेरठ के पास से मिलती है। तो कई सारे चीज़ों की जानकारी हमें उस समय की मिलती है। तो इससे पता चलता है कि ये जो महाभारत है एक सदृशता की खोज है, यानी सत्य की चीज़ों को बताता है, क्योंकि महाभारत में हस्तिनापुर शब्द का इस्तेमाल किया गया। विशेष जानकारी के लिए हम इस पुस्तक का जब अध्ययन करते हैं तो और भी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब लास्ट टॉपिक इसमें है कि एक गतिशील ग्रंथ, क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, यानी गति करते आ रहा है? बिल्कुल, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए, क्षेत्र विशेष की कहानियां लिखी गई, इसमें समाहित कर ली गई, इसकी अनेक पूर्ण व्याख्या भी की गई। इस महाकाव्य के मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला एवं नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान किया है। मतलब इसमें अलग अलग चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं मूर्ति के बारे में जानकारी मिलती है, चित्रकला के बारे में, नृत्य कला के बारे में, नाटक के बारे में जानकारी मिलता है। इस प्रकार वास्तव में महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ है, जो गतिशील ग्रंथ है, जो आज भी लोगों के मनों में जीवित है। और आज भी हम घरों में क्या करते हैं, महाभारत की कहानी को सुनाते हैं, देखते हैं। और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जो लॉकडाउन अभी लगा हुआ था और लगा हुआ है, इस लॉकडाउन में हमने महाभारत का भी इस्तेमाल किया और हमारे चैनलों पर सरकार की तरफ से महाभारत को दिखाने का प्रयास किया गया, उस समय की कहानियों को दर्शाने का प्रयास किया गया। इससे ये पता चलता है कि महाभारत जो है वो कितनी एक गतिशील किताब है और कितना हमारे लिए आदर्श है। और उस समय के प्रारंभिक समाज को दर्शाने में महाभारत की कितने बड़ा योगदान है, इसी से यह अंदाजा हम लगा सकते हैं। और हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वास्तव में महाभारत जो है वो एक गतिशील ग्रंथ है। और 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 एडी के बीच में समाज का वो आईना है महाभारत, जहाँ से हम समाज के एक एक दृश्य को समझ सकते हैं, वहाँ से एक एक अंश को उठा करके आज के समय में हम अपने जीवन से जोड़ सकते हैं और देखने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों, इसी के साथ ही यह चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को हम लोगों ने 5 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास किया और पूर्ण रूप से देखा। अब इसमें जो भी प्रश्न हैं तो दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को अभी बताता हूँ, जैसे ही ये चारों चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम इसके प्रश्नों की चर्चा एक एक चैप्टर को उठाएंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं हर चैप्टर में उन सारे पहले हम ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे, जो ऑब्जेक्टिव आप अभी से याद करना शुरू कर लेंगे एग्जाम के समय तक। और उसके बाद से जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो
तो 1 महीना पहले मैं आप लोगों को प्रश्न और उत्तर लिखने का अभ्यास कराएंगे कि कैसे हम लॉन्ग क्वेश्चंस को यानी लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लिखेंगे। उसके बाद हम यह भी देखने का प्रयास करेंगे मैपिंग के बारे में, मैपिंग को कैसे पकड़ें, हम पैसेज को कैसे पढ़ करके हम प्रश्न को का उत्तर को देने में सफल हों। इन सारे क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रकार के आपके पूछे जाते हैं उसकी हम अपने चैनल के माध्यम से व्याख्या करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। बस ये काम कीजिए कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ ही हम वीडियो को इसको ख़त्म करते हैं दोस्तों। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम चौथे चैप्टर के बारे में लेकर के आएंगे और चौथे चैप्टर को लिखने का प्रयास, समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे वीडियो को रुकते हैं। जय हिंद, जय भारत।